नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब किसान नेता राकेश टिकैत और खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच रुड़की में अहम मुलाकात हुई। इस बैठक को आगामी चुनाव और किसान राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच प्रदेश की राजनीति स्थिति, किसानों की समस्याओं और चुनावी राजनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद राकेश टिकैत ने उमेश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वो जमीनी मुद्दों को अच्छी तरह समझते हैं और इन्हें मजबूती से उठाते हैं। उन्होंने गन्ना किसान के बकाया भुगतान का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया और इसे किसानों के लिए बड़ा संकट बताया। टिकैत ने उमेश कुमार को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने और अपने जैसे लोगों को चुनाव मैदान में उतरने की सलाह दी है। वहीं उमेश कुमार ने इस मुलाकात को पारिवारिक बताते हुए कहा कि टिकैत उनके पारिवारिक मित्र है और वो समय समय पर उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टिकैत का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा है। साथ ही अवतार भड़ाना के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत है। टिकैत जी मेरे पिता समान हैं और मेरा उनका रिश्ता कोई आज का रिश्ता नहीं है, ना ये राजनीतिक रिश्ता है। मेरा उनके साथ लगभग 2014-15 से रिश्ता है और हमेशा समय पर गाए बगाए जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ी उनके दिशा निर्देश की या किसी उनसे सलाह की, तो उन्होंने हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह, बेटे की तरह सलाह दी। और अभी भी जो है वो आज यहाँ मिलने के लिए आए हैं। निकल रहे थे यहाँ से तो उनका फ़ोन आया कि भाई उमेश कहाँ हो, तो मैंने बताया तो बोले ठीक है बैठेंगे। बैठे 2027 को लेकर भी बात भी उनसे सलाह ली गई। उनसे पूछा गया कि क्या मार्गदर्शन है, कैसे करना है। तो आने वाले भविष्य की बात है, उनका तो आशीर्वाद मुझे हमेशा है। हाँ, लोकतंत्र है, सब स्वतंत्र है, सबका स्वागत है। आइए लड़िए चुनाव, क्या दिक्कत है। तो जनता को तय करना है कि होना क्या है। शिविर है अगले महीने में, तो उसकी तैयारी देखने के लिए आए। तो यहाँ पर आए तो उमेश भाई से भी मिले, क्योंकि बहुत दिन बाद में मुलाकात हुई जब एक वो विवाद सा होगा था आपस में। फिर एक देहरादून में एक हत्या हुई एक लड़के की, तो उसके बारे में चर्चा करी यहाँ पे। तो यह कि उत्तराखंड के बारे में चर्चा करी, यहाँ के किसानों के बारे में चर्चा करी। और ये संघर्षशील आदमी है, यही सही जानकारी उत्तराखंड की दे सकते हैं कि उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही। आप विधानसभा में भाई ठीक मुद्दे अपना उठाते रहें, तो यही बातचीत हुई। क्योंकि सर 2027 के इलेक्शन भी नजदीक है और इलेक्शन अच्छा हम तो सबसे मिलेंगे, इनसे मिलना कोई अपराध थोड़ा है। ऐसे विचारधारा के लोग ही हाउस में जाएं जो किसी पार्टी का, किसी का दबाव बनाएं। तो यही लोग आजकल चाहिए, जिन्हें लोग बागी कहें। बागी ही देश को बचा सकता है। जिन पे मुकदमे हों, जिन पे झूठे केस दर्ज कर दें, सरकार दबाने की कोशिश करे, तो वही लोग आजकल काम करेंगे। तो वहीं मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होते ही बिना लाइसेंस डेयरी उत्पादों की सप्लाई का मामला सामने आया है। स्थानीय व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सहारनपुर निवासी वसीम अहमद को पकड़ा है और उसके पास से दही, पनीर समेत अन्य सामान जब्त किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी के पास से खाद्य सामग्री सप्लाई की जरूरी लाइसेंस और अनुमति नहीं थी, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। व्यापारियों का कहना है कि बाहरी लोग सस्ते और घटिया गुणवत्ता के डेयरी उत्पाद होटल और रेस्टोरेंट में सप्लाई कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ स्थानीय कारोबार प्रभावित हो रहा है बल्कि लोगों की सेहत पर भी खतरा बढ़ रहा है। मसूरी ट्रेड एसोसिएशन के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने प्रशासन से शहर की सीमाओं पर सख्त चेकिंग की अभियान चलाने की मांग की है। स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से अपील की है कि पर्यटन सीजन के दौरान बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री लाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि पर्यटकों को और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सर देखिए, यहाँ मसूरी में जो व्यापार मंडल है उसके द्वारा जो है फूड लाइसेंस भी बनवाए जाते हैं। अभी 4 दिन पहले चेकिंग चली तो मंडी परिषद के भी कोई लाइसेंस बने हैं, वो भी हमने बनाया है। और बार बार हम लोगों को, डेयरी वालों को यहाँ परेशान किया जाता है। और माल तो बेचते हैं बाहर से आके, लोग सहारनपुर से आ रहे हैं। उसका पहले तो देहरादून के अंदर ही वेरिफिकेशन होना चाहिए था, देहरादून में कैसे एंट्री कर रहा है।
फिर उसके बाद सर वो मसूरी आ रहा है पहाड़ों की रानी में, और यहाँ पे पनीर और दही तो बेच रहा है, और क्रीम के डब्बे भी मैंने पकड़े हैं उसके, काफी हम 15-20 डेयरी वाले इकट्ठे हो गए। कहने का मतलब ये रहता है सर कि बाहर से आके आदमी यहाँ बेच के चला जाता है और बदनाम होता है मसूरी का आदमी, मसूरी का व्यापारी बदनाम हो रहा है। मसूरी का जो डेयरी वाला है, हम दूध का जो काम करते हैं उसके पीछे हमें जो है बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। जैसे बच्चे हमारे वैसे ही दूसरों के भी होते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी को जो है खराब माल खिलाएं या मतलब कोई नंबर 2 का माल मंगवाएं। हमारे जो हम काउंटर के ऊपर जो बेचते हैं, काउंटर पे बेचने का मतलब होता है कि कभी भी फूड सेफ्टी वाला आके चेक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कभी हमारे माल में प्रॉब्लम आए। लोकल माल हम यहाँ जो आता है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो ये बाहर से सहारनपुर से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, इनको पहले तो पुलिस ने जांच करनी चाहिए इनकी, फिर उसके बाद कोल्लू खेत पे हमारे एक बैरियर पड़ता है, वहां से कैसे एंट्री करते हैं ये समझ नहीं आता। और जिसको आज पकड़ा है वो कह रहा है कि मैं तो नगर पालिका से भी जो है मैंने स्कूटी का अंदर आने का लाइसेंस और परमिट बना लिया है। तो ये भी बहुत खेत का विषय है कि मसूरी के अंदर और माल रोड में आ रहा है और 2-2 किलो 1-1 किलो पनीर बेच रहा है होटलों में। अब जब इसको पकड़ा गया तो कहता है जी मैं 5 दिन में 1 दिन आता हूँ। अब जैसे ये होटलों का कुछ नाम ले रहा था, मैं नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे होटलों की बदनामी होती है, लेकिन मैं उन होटल वालों से भी निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि ऐसे लोगों से माल ना ले। ठीक है, 10-20 रुपए के चक्कर में जो है आप अपनी जो अच्छी खासी पोजीशन होती है होटल की उसे खराब ना करें। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज यहाँ पे जब व्यापारियों का फोन आया तो मेरे द्वारा यहाँ पे इनकी दुकान पे पहुंचा गया और यहाँ पे देखा गया कि एक व्यापारी तो नहीं कहूंगा, कोई बाहर से आया हुआ सहारनपुर से कोई आदमी आ रखा है, वो स्कूटी पे दूध दही पनीर बेच रहे थे। तो ऐसे में हमारे द्वारा उनसे पसंद किया गया कि भाई आप यहाँ कैसे बेच रहे हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए। तो उनके द्वारा ना तो कोई सक्षम कागज दिखाया गया, ना उनके पास फूड लाइसेंस था, और ना ही उनके पास कोई माल का बिल था, और ना ही उनके पास जिस वाहन पे वो बेच रहे थे उसके कोई प्रॉपर पेपर थे। तो ऐसा देखते हुए हमें हमारे द्वारा तुरंत पुलिस को ये मामला बताया गया, तो पुलिस ने उसको पकड़ा है और अब उचित कार्रवाई उस पर पुलिस द्वारा करी जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में फल खाने से हुई मौत के बाद उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी के तहत रुड़की की कृषि मंडी में सुबह सुबह औचक छापेमारी की गई। खाद्य उपायुक्त गढ़वाल RS रावत के नेतृत्व में टीम ने तरबूज, खरबूजा, पपीता और केले की गुणवत्ता की जांच करते हुए कई सैंपल लैब परीक्षण के लिए भेजे गए। छापेमारी के दौरान एक गोदाम से संदिग्ध केमिकल भी बरामद हुआ, जिसका इस्तेमाल फलों की कृत्रिम रूप से जल्दी पकाने के लिए किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ व्यापारियों के पास से इस तरह के कार्य के लिए वैध लाइसेंस नहीं है। विभाग ने संबंधित व्यापारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब ना मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि असामान्य रूप से चमकदार और जल्द पके दिखने वाले फलों को खरीदने से बचे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिलावट और अनियमितताओं के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। वित्त महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में जितनी भी मंडियां हैं या सब्जी के मार्केट जितने हैं उन सब की जांच की जाए। मौसम गर्मी का है और जो हमारे सीजनल फल है, तरबूज, खरबूज और आम, लीची, इस तरीके से जो फल आ रहे हैं, किंतु एक शिकायत अक्सर रहती है और ये संदेह रहता है कि ये आर्टिफिशियल केमिकल से पकाए जाते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने आज जो है रुड़की मंडी का जो है जांच की है, लेकिन हमें मौके पे कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं मिला है कि जो संदिग्ध हो या मानव के अनुरूप ना रहा हो। देखिए, आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि एक महाराष्ट्र का एक केस था, पेपर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मीडिया के माध्यम से हमारे पास आया है कि जो है कुछ लोग उसको खा के बीमार और कुछ लोगों की डेथ होने की बात आई है। तो इसी को लेकर के FSSAI नई दिल्ली ने भी एक लेटर जारी किया है कि विभाग जो है और जितने भी प्रदेश के अधिकारी हैं वो सजग रहे और लोगों को किसी प्रकार की हानि न हो। उसी क्रम में आज हमने यहाँ से जांच की। तो वहीं हरिद्वार में दिन की शुरुआत आंधी तूफान और बारिश के साथ हुई, जिससे मौसम ने अचानक करवट ले ली। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई और जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। तेज हवा के झोंके का जनजीवन पर असर पड़ा है और कई जगह पेड़ गिरने और कमजोर ढांचों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौसम में आए दिन बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं इस बारिश और तूफान से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खासकर आम और लीची की फसलों को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आगे भी मौसम बदलाव के संकेत दिए हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। तो वहीं खटीमा क्षेत्र के बड़ी अजनिया में बाल गीत दिवस के आयोजन से बच्चों में खास उत्साह देखने को मिला। ये कार्यक्रम बाल गीत के
संस्थापक राबेंद्र कुमार के निर्देशानुसार उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट द्वारा हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय बच्चों ने भाग लिया और बाल गीतों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर ट्रस्ट द्वारा प्रतिभागी बच्चों को सम्मान करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र और आकर्षक उपहार भी दिए गए। ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को मंच देना और उन्हें शिक्षा और कला के प्रति प्रेरित करना है। वहीं निशा कुशवाहा ने आरडी पब्लिक स्कूल के बच्चों को कार्यक्रम में शामिल कराया। ग्राम प्रधान प्रेम प्रकाश पासी ने भी ट्रस्ट की सराहना करते हुए बच्चों का उत्साह वर्धन किया। जज के रूप में वंदना सिंह तोमर ने बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा की। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। इस दौरान मोती लाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के आत्मविश्वास को नई दिशा देते हैं। अंत में सभी अतिथियों और अभिभावकों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। ज्योति के ट्रस्ट के माध्यम से बाल गीत दिवस मनाया गया, जो कि बच्चों में बहुत ही उत्साह रहा और बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया, जैसे कि पोयम वगैरह और पर्यावरण पे, और बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ मनाया। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ उत्तरांचल जीवन ज्योति के अध्यक्ष और सदस्य जितने भी हैं। ये ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम करते रहेंगे हर क्षेत्र में, तो हमारे क्षेत्र के बच्चों में विकास भी होगा और क्षेत्र के बच्चों का आगे आने वाले भविष्य में इनको बढ़ चढ़ के कहीं भी प्रतिभा कर सकते हैं। धन्यवाद। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बरी इंजीनियर के द्वारा आज बरी इंजीनियर के ग्राम सभा के बंगाली कॉलोनी में काली मंदिर स्थित हम लोगों ने आज बाल गीत दिवस का आयोजन किया। हमारी संस्था के माध्यम से आज बहुत ही कार्यक्रम अच्छा रहा और यहाँ पर आए मेला घाट से प्रधानाचार्य एवं 3 जजेस जो बच्चों का निर्णायक किया, जो उन लोगों का प्रतिभाग करने वालों का गीत कैसा था, लय कैसा था और कैसा चला, इसलिए उन लोगों के जजों के माध्यम से उनका रिजल्ट हम लोगों ने वितरण किया और साथ साथ हम उनको एक गिफ्ट के रूप में सम्मान किया। उनको एक बुक और उनके लिए गिफ्ट सम्मान करके और प्रमाण पत्र हम लोगों ने जारी किया। वहीं इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में अगर हम बच्चों के बीच में जो आने वाली जनरेशन है, अगर हम उनको अच्छे से उत्साहित करेंगे तो वो मोबाइल की लत छूटेगी और वो अपने गीतों में आएंगे और कविताओं में आएंगे और इस तरह से अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और वो पढ़ लिख करके कुछ अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। बरी इंजीनिया में आज बाल गीत दिवस मनाया गया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कई बच्चों ने इसमें पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छे से बताया, वो भी गा के बताया, और तांडव बताया है जो हमारे शिव भगवान जी का स्रोत है, जो रावण ने गाया था, उसको बच्चों ने बहुत अच्छे से गा के सुनाया है, जो सुन के बहुत अच्छा लगा। एक ने सुदामा का बताया, जो श्री कृष्ण भगवान जी के पास सुदामा जी जाते हैं, वो बच्चों ने गा के बताया। उससे उत्साह बच्चों का बढ़ा है और बच्चों को नॉलेज भी मिली है कि देखिए हमारे समाज में कैसे कैसे गीत गाए जाते हैं। और एक मैं ये भी कहना चाहूँगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब इसी में बहुत अच्छे करके जो इन लोगों ने गाया वो मुझे। तो वहीं मसूरी में सुबह मौसम ने ऐसा अचानक रुख बदला कि दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। घने बादलों ने पूरे शहर को ढक लिया और विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई, जिससे लोगों को घरों और दुकानों की लाइटें जलानी पड़ रही। इस बदलाव ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को हैरान कर दिया है। कुछ ही देर में तेज गर्जना और बिजली चमकने के साथ झमझमा बारिश शुरू हो गई। कई इलाकों में घना कोहरा और धुंध छा गई, जिससे सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया और चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बदले मौसम का असर पर्यटन गतिविधियों पर भी साफ दिखा है। माल रोड, मसूरी और गन हिल जैसे स्थानों पर घूम रहे पर्यटक अचानक सुरक्षित जगहों की ओर भागते नजर आए, जबकि कुछ लोगों ने इसे अनोखे मौसम का आनंद लेते हुए इसे कैमरे में कैद कर लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार मसूरी में मौसम का बदलना सामान्य है, लेकिन सुबह के समय इस तरह अंधेरा छा जाना अलग अनुभव रहा। बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़े। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से खराब मौसम में सतर्क रहने की और पहाड़ी रास्तों पर सावधानी बरतने की अपील की है।
तो वहीं बटकोट में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और कथा का श्रवण किया। आइए आपको दिखाते हैं। And the one whose address you all just बहुत ही भगवत कार्य में सम्मिलित होने के लिए देहरादून से चलकर यहाँ पहुँचे। उत्तराखंड सरकार में मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री आदरणीय खजानदास जी, एक बार खड़े भी हो जाइए। सबने आपको देखा नहीं, थोड़ा एक बार नमस्कार हो जाएगा सबसे। हाँ? और देहरादून से ही मेरे साथ अभी आपके पड़ोस के माननीय विधायक भाई सुरेश चौहान जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, सभी यहाँ पर उपस्थित, भटजी से लेकर तमाम हमारी मातृशक्ति, सभी हमारे पदाधिकारीगण, हमारे पूज्य सभी विद्वानगण जो बाईं तरफ सारे ग्रहों के बीच में यहाँ पर हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हुए सभी हमारे नगाड़ गांव और उसके आसपास के अनेक गांवों से आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान युवा साथी, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो माँ यमुना की इस धरती को प्रणाम करता हूँ, माँ रेणुका की धरती को प्रणाम करता हूँ, भगवान जमदग्नि जी को भी महा प्रणाम करता हूँ, और भगवान वेद व्यास जी की गद्दी पर विराजमान महामंत्र भगवत पुराण नमन करते हुए, और भाई रणवीर चौहान जी ने, हमारे मनवीर चौहान जी ने, जो यहाँ पर महा भगवत पुराण का आयोजन किया है, भगवत कथा का आयोजन किया है, उमा जी के याद में, सच में बहुत पुनीत कार्य है। इतना पुनीत कार्य जब तक किसी व्यक्ति के हृदय में भाव नहीं होता है तो कार्यक्रम बहुत करवाते हैं लोग, आते भी हैं, जाते भी हैं, और मैं भी यहाँ पहुँच गया, भाई साहब निशंक जी भी पहुँच गए, खजानदास जी भी पहुँच गए, विधायक जी भी पहुँच गए, आप सब इतनी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं, और हेतु बने हैं ये मनवीर चौहान जी। आयोजन इन्होंने किया, इनके ऊपर तो भगवत कृपा है ही है। अगर भगवत कृपा न होती तो ये कथा का कार्य करवाना संभव नहीं होता है। क्यों व्यास जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? और मैं भी यहां आया, मैंने कहा आप सब भी आए, तो मैं ऐसा मानता हूं जो भी यहां पहुंचा है उसके ऊपर भगवत कृपा है, नारायण की कृपा है, इसीलिए हम सब लोग कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और देखिए कितनी बड़ी कृपा है कि यहाँ पहुंचे अभी हम लोग, और भगवान इंद्र भी साक्षात हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ आ गए, और आके अब चले भी गए। देखिए बोलना शुरू हुआ व्यास जी और चले गए। बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे। तो उमा जी का बहुत संबंध निशंक जी अभी बता ही रहे थे, और मैंने भी देखा उन्होंने किस प्रकार से अपने बच्चों का लालन पालन किया, किस तरह से मनवीर जी को बहुत सहारा, सहायता, जीवन में साथ चलना मैंने नजदीक से देखा, क्योंकि ये पार्टी का काम करते थे। लेकिन इनकी मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो अविस्मरणीय है कि वो बीमार भी थी, संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसी दौरान केदारनाथ विधानसभा का चुनाव भी चल रहा था।
आप सोचिए कि एक तरफ इस प्रकार की स्थिति हो, दूसरी तरफ लगातार पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के काम के लिए हमारे मनवीर जी सीधे वहीं पर अगस्त मुनि में डेरा जमाकर वहां पर जमे रहे। और भी कई मोर्चों पर, जैसा आदरणीय मिशन जी ने, भाई साहब ने अभी कहा, जो भी काम इनको पार्टी ने दिया हमेशा बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और उस काम को अच्छे से अच्छा बनाया। यानी कि अपनी परेशानी कितनी भी हो, कितना भी कष्ट हो, लेकिन पार्टी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए मैंने देखा है मनवीर हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेता है। अभी भी प्रधान जी के बारे में कह रहा था कि प्रधान जी को जो है, प्रधान जी ने कोई बात करी है, प्रधान जी आप मुझे दे देंगे, यहाँ कोई कुछ बनाना होगा तो उसको बाद में बना देंगे, है ना। अब आज तो भगवत बात करनी है आज तो भगवत कृपा लेनी है हम लोगों को, तो इनके ऊपर भगवत कृपा है और इनके माध्यम से हम सबको भी भगवत कृपा प्राप्त होगी और उमा जी की आत्मा को भी जो है शांति मिलेगी। और उमा जी की आत्मा को ही नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना थोड़ा सा अल्प ज्ञान मेरा है, तो भगवत कथा का श्रवण करने से, भगवत कथा का पढ़ने से, उसको जीवन में उतारने से हमारी तो जो विवेक है, बुद्धि है, सब धर्म का मार्ग है, सन्मार्ग है, वो तो हमको मिलता ही मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा काम होता है कि हमारे पितृ भी हम श्रवण करते हैं, हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, हम मनन करते हैं, हम चिंतन करते हैं, तो वह भी जो है बैकुंठवासी हो जाते हैं, कहीं अगर इधर उधर रहते हैं। ये भगवत कृपा का बहुत बड़ा एक उनका आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से ऐसी कृपा हम लोगों को प्राप्त हुई है। और जितनी बार व्यास जी कह रहे थे, व्यास जी मेरा मन करता है कि मैं तो धर्म कर्म में ही लगा रहा हूँ हर समय, और ये धर्म कर्म का ही समय है देश में कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद देश में सनातन का, मैं कहूंगा कि स्वर्णिम युग आया है। देखिए 500 वर्षों के बाद हम सब कोई परेशानी में होते हैं, कोई कष्ट होता है, किसी को भी कष्ट होता है, तो क्या मन से अनायास ही निकलता है, मुंह से निकलता है राम, हे राम, ये निकलता है ना। और ऐसे राम का मंदिर बने हम सब सोचते थे। ये मंदिर बना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अयोध्या जी में मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, ध्वजारोहण भी हो गया, सारे कार्यक्रम हो गए। आप बनारस बाबा, ये भी वैसे काशी है, हमारी उत्तर काशी भी काशी है, यहाँ भी भगवान विश्वनाथ जी विराजमान होते हैं और वहाँ महादेव काशी में भी विराजमान होते हैं। अगर आप में से कोई काशी गया होगा कभी पहले, तो वो छोटा सा रास्ता होता था। अगर कोई महादेव का भक्त माँ गंगा का जल लेकर अगर भगवान विश्वनाथ जी को चढ़ाना चाहता था, अर्पित करना चाहता था गंगा जी का जल लाकर, तो उसको रास्ता नहीं मिलता था, संघर्ष करना पड़ता था। वहां भी उस बाधा को दूर करने का काम, उस अवरोध को, उस बैरियर को हटाने का काम किसी ने किया, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज वहां विश्वनाथ जी का गलियारा बन गया, काशी कॉरिडोर बन गया, भव्य काशी और दिव्य काशी बन गई। महाकाल उज्जैन में, महाकाल नगरी में महाकाल लोक बन गया। हमारे राज्य में 4 धाम ऑल वेदर बन गए, सड़कें बन गई, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं। वैसे कुछ अवरोध भी आए थे। बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान बन रहा है, आप जाइए देखिए। केदारनाथ जी का बिल्कुल नवनिर्माण हो रहा है, पुनः निर्माण हो रहा है। 2013 की आपदा के बाद किस तरह से चीजें वहां खराब हो गई थी, ऐसे अनेक काम। और इस दौरान राज्य के अंदर हमारे, चाहे वो केदारखंड का स्थान हो, चाहे वो मानस खंड का स्थान हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे हमारा जौनसार का स्थान हो, रवाई जौनसार का स्थान हो, जितने मंदिरों का निर्माण कार्य हुआ है, नवनिर्माण कार्य हुआ है, शायद वो अद्भुत है, अपने आप में एक इतिहास है। इतने सारे
मंदिरों का और इनका कायाकल्प हुआ है। नए नए हमारे धार्मिक स्थल बने हैं, उनमें जाने के अवस्थापना संरचनाएं नई नई बनी है, सड़कें बनी है, चौड़ीकरण हो रहा है और पूरा नहीं हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा हो गया, अभी प्रयास चल रहा है। और ये विकास, ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है। विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकता है। लगातार हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। धर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हमारा राज्य उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए, कोई किसी जाति का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, वर्ग का हो, समुदाय का हो, देश का संविधान जिसमें उसके अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया गया कि समान नागरिक संहिता का कानून अगर कहीं सबसे पहले लागू हुआ है तो देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ है। और देवभूमि उत्तराखंड से निकली हुई ये गंगा, समान नागरिक संहिता की गंगोत्री, पूरे देश के अन्य राज्यों को भी आज लाभ देने का काम कर रही है। अनेक काम जो उत्तराखंड में जिनकी शुरुआत हो रही है वो अन्य राज्यों के लिए भी आज उदाहरण बन रहे हैं। अन्य राज्य भी उस दिशा में चल रहे हैं। अभी भाई मंदिर ने नकल कानून के बारे में बताया। मैं भी बहुत सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में मेरा भी जीवन शुरू हुआ है। मैंने देखा कि गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनके पिता माता अपना खाना न खाकर, अपने कम कपड़े अपने पास रखकर, अपनी दिनचर्या में अनेक बातों की कटौती करके एक एक पैसा जोड़ के कोई सब्जी बेचकर, कोई घी बेचकर, दूध बेचकर, कोई छोटा अनाज बेचकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे। कोई उत्तरकाशी भेजता था, कोई देहरादून भेजता था, कोई कहीं और भेजता था। इसलिए भेजता था कि हमारे खून पसीने की कमाई से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। बच्चे भी खूब मेहनत करते थे। बच्चे ही नहीं, बच्चों के साथ माता पिता भी मेहनत करते थे। लेकिन जब रिजल्ट आता था, रिजल्ट में उन बच्चों का नाम नहीं आता था। किसका नाम आता था? जो नकल माफियाओं से सांठगांठ करते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे, नकल करते थे, पेपर लीक करवाते थे, प्रश्न पत्र लीक करवाते थे। ऐसे लोगों को चयन का मौका मिल जाता था, ऐसे लोगों को नौकरी मिलती थी। और जो ईमानदार बच्चे थे उनका हौसला टूटता था। गरीब माता पिता के सपने टूटते थे। हमने कहा कि ये व्यवस्था नहीं चलेगी, हमको किसी भी कीमत पर इस व्यवस्था को बदलना है। और हम उत्तराखंड का नहीं, भारतवर्ष का सबसे कड़ा नकल का कानून लेकर आए। और उसका परिणाम हुआ कि आज तक 30,000 से ज्यादा गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर चयन का अवसर मिल रहा है सरकारी नौकरियों में। एक साथ 1, 2, 3, 4 और 5 नौकरियां हमारे ही घर के उन्हीं बेटे बेटियों की लग रही है जिनका पहले नंबर नहीं आ रहा था। ये नकल का कानून हमने यहां लागू किया है। आप देखते होंगे पहले यहां रोज आए दिन यहाँ कब्जे हो रहे हैं सरकारी जमीनों पर। कोई कहीं पर कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई अतिक्रमण कर रहा है, कोई नीली चादर लगा दे रहा है, कोई पीली चादर लगा दे रहा है, कोई हरी चादर लगा दे रहा है। आपके उत्तरकाशी में भी बहुत सारी चीजें हो रही, लेकिन हमने कहा ये देवभूमि है। देवभूमि में देवभूमि का देवत्व बना रहना चाहिए। किसी भी कीमत पर इसके देवत्व के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए। हमारी बहन बेटियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा था। कितने सारे मामले आ रहे थे, बहलाकर फुसलाकर कोई धर्मांतरण कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमने कहा ये देवभूमि में बिल्कुल नहीं चलेगा। लैंड जिहाद नहीं चलेगा, लव जिहाद नहीं चलेगा, थूक जिहाद नहीं चलेगा। यहाँ पर ऐसे मदरसे भी नहीं चलेंगे जो कबीलाई मानसिकता की शिक्षा देते हैं, न कि आधुनिक शिक्षा देते हैं। ये देवभूमि है, यहाँ विद्या के मंदिर बनने चाहिए, आधुनिक शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ाई जानी चाहिए, टेक्नोलॉजी में
यहाँ पर जो है लोगों को आगे बढ़ाने का समय है, एआई का जमाना आ गया। ऐसे समय में सभी बच्चे आधुनिक शिक्षा पढ़ें, इसलिए हमने मदरसा बोर्ड भी भंग करने का निर्णय लिया। और इस बार 2026 में इस साल जुलाई से ऐसे सारे मदरसे जो राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा चयनित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएंगे, उनको सबको ताला लगा दिया जाएगा। हमारा संकल्प है कि हमारे